हाँ बेटा, देखो मैंने लास्ट टाइम तुम्हारे को बोला था कि अपन जो चालू करेंगे वो कंपनी लॉ चालू करेंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन आवाज आ रही है बेटा? ऑनलाइन? यस सर। ठीक है। देखो माइक म्यूट कर लो अपना, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट। देखो अपने को जो चैप्टर शुरू करना है, सबसे पहले जो अपने को पार्ट शुरू करना था, मैंने आपको बोला था कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो कवर करता है वो 35 मार्क्स को कवर करता है आपका कंपनी लॉ, ठीक है। इसलिए हमारे को जो सबसे पहले यहाँ पर कंप्लीट करना है, वो सबसे पहला कंप्लीशन अपने को क्या करना है, वो सबसे पहला कंप्लीशन अपने को करना है कंपनीज एक्ट का। तो उसमें मैंने आपको बोला था जब आपको नोट्स मिलेंगे तो कंपनीज एक्ट का आपका 7 पार्ट्स के अंदर आपको डिवाइडेड मिलेगा, मतलब 7 शीट आपको नोट्स की मिलेगी और 7 शीटों के अंदर हमारा 35 मार्क्स को कवर करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी नोट्स मिलने में थोड़ा सा समय लग सकता है आपको, तब तक मैं अपन क्या करेंगे, जो मेरे को टॉपिक पढ़ाने हैं आपको पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं अब वेट नहीं करूंगा, मैं चालू कर दूंगा सिलेबस पढ़ाना प्रॉपर्ली। तो अब मैं आज से आपकी वो फॉर्मली क्लास शुरू कर रहा हूँ। तो अभी तक मैंने इनको कुछ भी टॉपिक नहीं पढ़ाया था, परसों सिर्फ मैंने एक इंट्रोडक्शनरी क्लास दी थी कि क्या सिलेबस है, क्या कंटेंट है और ऑल दैट। वो अपन फिर कभी जो है वो देख लेंगे एक एक्स्ट्रा में बैठ के, बाकी कोई काम का नहीं है फिलहाल अभी। अब पॉइंट ये है, आज से अपन अपनी फॉर्मल क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि मैं आपको सबसे पहले जो पार्ट नंबर 1 है, जिसमें कि अपन कंपनी का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, वो पार्ट नंबर 1 आपका शुरू कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो उस पार्ट नंबर 1 के अंदर हमको क्या पढ़ना है, पार्ट नंबर 1 के अंदर हमारे को 2 चीजें पढ़नी है। पार्ट नंबर 1 के अंदर 2 चीजें क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो अपन पढ़ेंगे कंपनी का इंट्रोडक्शन, एक उसके बाद में अपन पढ़ेंगे मेजरली इसमें टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ कंपनीज, और एक इंट्रोडक्शन के साथ साथ में यहाँ पे आ जाएगा फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। आ गई बात समझ में? तो फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन एक पार्ट तो ये पढ़ना है, और उसका जो चैप्टर का फर्स्ट वाला पार्ट का जो दूसरा सेगमेंट आएगा जिसमें अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी की, कंपनियां कितने प्रकार की होती है। और फिर अपन सेकंड, थर्ड, फोर्थ शीट जो अपनी आगे की आएगी ना, उसमें जो आपके कंपनीज एक्ट के जो आगे के और फर्दर प्रोविजन होंगे, वो फर्दर प्रोविजन अपन पढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले हेडिंग डालो अपनी कॉपी के अंदर, उसमें आप लिखो मीनिंग ऑफ द कंपनी। ऑनलाइन बेटा लिखिएगा, सबसे पहला हेडिंग अपन डालेंगे, उसमें आप लिखेंगे पहले हेडिंग में फर्स्ट हेडिंग बेटा आप लिखिए मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी किसको बोलते हैं, लिख लिया हेडिंग अपन ने, मीनिंग ऑफ कंपनी। अब इसमें लिखना चालू करिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। अ कंपनी इज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अ कंपनी इज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, a company is a association of person who are carrying on a lawful business, who are carrying on a lawful business, who are carrying on a lawful business for gain, who are carrying on, क्या लिखा, lawful business for gain, and that association is registered, and that association is registered, and that association is registered under the Companies Act, and that association is registered under the Companies Act, ठीक है। अब आप इसका मतलब समझिए। देखिए आपने मीनिंग में सबसे पहला पार्ट क्या लिखा, आपने लिखा कि सर ये क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जिसमें कि आप क्या कर रहे हो, जिसमें कि आप एक लॉफुल बिजनेस कर रहे हो। वो लॉफुल बिजनेस क्यों कर रहे हो, फॉर गेन, या फिर मैं बोल सकता हूं फॉर प्रॉफिट, ठीक है। और दूसरी बात वहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। यदि मैं ये सारी चीजें मैं शॉर्ट नोट के तौर पे देखूं तो पॉइंट मेरा क्या बनता है, पॉइंट मेरा बनता है कि सर हम लोगों ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया
एसोसिएशन हमारा क्या करने के लिए बनाया सर? एसोसिएशन हम एक लॉफुल बिजनेस चलाने के लिए बना रहे हैं। हम कोई भी कानूनन व्यापार चलाएंगे, हम कोई भी कानूनन बिजनेस चलाएंगे। हमारा वो बिजनेस चलाने के पीछे रीजन क्या है? हम व्यापार क्यों करना चाह रहे हैं, कारोबार क्यों करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्री क्यों चलाना चाह रहे हैं? क्योंकि हम वहां पे कोई ना कोई प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं, पैसा कमाना चाह रहे हैं। तीसरी बात। चौथी बात कि हम उसको कहां पे रजिस्टर्ड करवाएंगे? कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड करवाओगे। अब आप सुनो, मैं हल्का सा ट्रैक चेंज कर रहा हूं। अब बताओ, अब बताओ क्या होगा? यानी कि मैंने यहां पे क्या लिखा? मैंने यहां पे लिख दिया कि अब मैंने कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं करा के उसको मैं कहां पे रजिस्टर्ड करा रहा हूं? आप कंपनी बोलोगे? आप कंपनी बोलोगे? अब तो पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे ना भाई। आ गई बात समझ में? अच्छा चलो फिर ट्रैक चेंज कर रहा हूं, एक और छोटा सा हल्का सा। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अब बताओ, कंपनी बोलोगे, पार्टनरशिप बोलोगे, क्या बोलोगे? एलएलपी बोला जाएगा। फिर हल्का सा एक ट्रैक चेंज कर रहा हूं, अब बोलता हूं ट्रस्ट एक्ट। अब बताओ, अब क्या बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। क्या ट्रस्ट कभी भी, दिमाग लाओ, क्या हर जगह एक जैसी चीज? मैंने इसीलिए तो बोला कि अब घुमा के पूछ रहा हूं तुम लोगों से। तो पॉइंट क्या हुआ कहने का? पॉइंट ये हुआ, ध्यान रखना, ट्रस्ट को हटा दो, बाकी सब प्रॉफिट के लिए रहेगा। मेरा मतलब ये हुआ कि जब भी हमने एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाया, हमने क्यों बनाया? क्योंकि हमने व्यापार करना था। हमने व्यापार करके क्या करना था सर? हमने व्यापार करके पैसा कमाना था, प्रॉफिट कमाना था। सो हमने कमा लिया। और हमने वो व्यापार करके प्रॉफिट कब कमाया? जब हमने अपने आप को रजिस्टर्ड कहां पे कराया? कंपनीज एक्ट 2013 में। और जब हम अपने आप को कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड कराएंगे, तभी हम क्या कहलाएंगे? तभी हम कहलाएंगे कंपनी, वरना हम कंपनी नहीं कहलाएंगे। यदि हमने पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करा दिया तो हम क्या कहलाए? यदि हमने एलएलपी में रजिस्ट्रेशन करा दिया तो क्या कहलाए? और यदि हमने कंपनी में कराया तो कंपनी। डन? कोई दिक्कत? यह है मीनिंग। अब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि कंपनी शब्द आया कहां से, फिर डेफिनेशन की बात पे चलेंगे। अब देखो, अब वो मत लिखना, हिस्ट्री जो मैं अभी बता रहा हूं ना वो मत लिखना, वो नोट डाउन मत करना। वो सिर्फ तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहा हूं पॉइंट, बाकी अपने को लिखने का नहीं है वो, है ना। उसको भी अपन जब नोट्स देंगे ना तो उसमें से खाली पढ़ लेना, पढ़ के काम खत्म। बाकी लिखना चाहो तो, नोट करना चाहो तो कर लेना अपने एंड पे। मैं सारा पूरा तुम्हारे को यहां पे समझा रहा हूं। देखो, एक वर्ड है कंपनीज। ये कंपनीज वर्ड आया कहां से? इस कंपनीज वर्ड के क्या है? दो टुकड़े हैं। वो बता सकते ये क्या हुआ? ये क्या करा मैंने? बोले तो कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठ रहा। तुम्हारे हिसाब से तो कॉम्बिनेशन बिठा रहे होगे तुम, रोटी के टुकड़े साथ साथ। क्या ब्रेड के टुकड़े होंगे? वो ऐसे पड़े होंगे, उनको जोड़ दिया, कंपनी बन गई। ऐसा ऐसा नहीं। अब मैं बताता हूं, सुनो इसका मतलब क्या हो। ओल्डन टाइम में क्या होता था? पुराने समय में, ओल्ड टाइम में हमारा होता था संयुक्त हिंदू परिवार, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं HUF, बोलते हैं ना। वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या चक्कर होता था साहब, कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अपने घर में जितने मेंबर लोग होते थे ना, पापा, दादाजी, चाचा और है ना ताऊ जी, बड़े पापा जिसको बोलते हैं, छोटे पापा जिनको चाचा बोला जाता है, ये सब लोग इकट्ठे होके क्या करते थे? व्यापार करते थे। अच्छा, दूसरी बात क्या थी कि जब ये लोग व्यापार करते थे उस समय व्यापार का जो लेवल था वो लेवल क्या था? बड़ा छोटा था। उस समय इतनी टेक्निक नहीं थी, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो व्यापार क्या होता था? छोटे लेवल पे होता था। अच्छा, उसमें जो कैपिटल लगती थी वो कैपिटल भी आपकी क्या होती थी? एक बात बताओ, जब कैपिटल स्मॉल लगेगी तो प्रॉफिट क्या होगा? चलो स्मॉल। जब प्रॉफिट कम लगा, कैपिटल कम लगी, तो बताओ रिस्क कितना हुआ? स्मॉल। बट द टाइम चेंजेस, समय बदलता है। टाइम चेंजेस, समय बदलता है। तो समय के बदलने के साथ साथ में मुझे एक बात बताओ, क्या आपका व्यापार का जो स्ट्रक्चर है, बिजनेस का जो फॉर्म है, क्या वो भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आज आप देखो इंडिया में कहां HUF होते थे,
पार्टनरशिप पे होती थी, आज कौन आ गया, मल्टीनेशनल्स आ गए। समय बदला कि नहीं बदला? पहले हमारे यहाँ पे जो है वो बैंक होते थे, अब आज की तारीख में फॉरेन बैंक होते हैं। आए कि नहीं आए? HSBC आ गया, बैंक ऑफ स्कॉटलैंड आ गया, स्वीडिश बैंक आ गया, बैंक ऑफ अमेरिका आ गया। इंडिया में काम कर रहे हैं ये बैंक सारे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है आपका, डॉइच बैंक, ये सारे क्या फॉरेन बैंक है, ये इंडिया में काम कर रहे हैं। किसी जमाने में क्या था, किसी जमाने में केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काम करता था, और आज देख लो कितने सारे दुनिया भर के बैंक हो गए। टाइम बदला, उसके समझने उसके बदलने के साथ साथ में क्या हुआ, जो हमारा बैंकिंग का सिस्टम है वो भी बदल गया। उसी तरीके से जब हमारा पहले व्यापार, पुराने समय में लिखा है ना मैंने, ओल्ड टाइम में क्या था, व्यापार का लेवल छोटा था तो कैपिटल भी कम थी, फिर प्रॉफिट भी कम होता था और रिस्क भी कम था। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, वो अलग सेम कॉन्सेप्ट, बट टाइम चेंज हुआ। अब टाइम चेंज होने के साथ साथ में पता है क्या हुआ, यही बिजनेस का जो लेवल था वो क्या हो गया, बड़ा। वहीं आपके बिजनेस का लेवल बड़ा होते रिस्क भी क्या हो गई, और कैपिटल भी आपको क्वांटिटी में चाहिए होने लग गई क्या, ज्यादा। और उसके बाजू में फिर जो आपका प्रॉफिट है वो बदले में वो भी क्या हो गया, बड़ा। आई कहानी समझ में? अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट चलता था सोल प्रोप्राइटरशिप प्लस आपका HUF का। इसकी अपनी लिमिटेशन थी, क्योंकि ये देखो कैपिटल कितने एक लोग लगा लेंगे, बहुत ज्यादा लोग लगा नहीं सकते थे, बिजनेस बहुत लंबे लेवल पे कर नहीं सकते थे, रिस्क ज्यादा बर्दाश्त हो नहीं सकता था, आज भी बर्दाश्त नहीं होगा रिस्क। तो आपको भाई ज्यादा रिस्क हो गया तो वो 108 की नौबत आ जाएगी जो घूमती हुई नजर आती है अभी आपको रोड पे, समझ रहे हो, लेके जाना पड़ेगा, एक आध दो को बीपीपी आई हो जाएगा किसी का, रिस्क ज्यादा हो गया तो बिजनेस में, समझ रहे हो। तो अब पहले क्या होता था, पहले जो बिजनेस का फॉर्म चलता था वो चलता था सोल प्रोप्राइटरशिप और HUF, लेकिन इसकी क्या थी, इसकी अपनी लिमिटेशंस थी, इसकी अपनी क्या थी, इसकी अपनी लिमिटेशंस थी। उन लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए हमने क्या करा, उन लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए फिर एक HUF ने या एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ने हैंडशेक किया, किसके साथ, दूसरे के साथ। तब वहां से कौन सा कॉन्सेप्ट निकल कर आया, करेक्ट, पार्टनरशिप का। तो जब एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस के साथ में हैंड ज्वाइन किया तो वहां से कॉन्सेप्ट निकला आपका पार्टनरशिप। और आप देख लो पार्टनरशिप का एक्ट कब बना, पार्टनरशिप का एक्ट बना हुआ है 1932 का, समझ गए। अभी आपको पूरा फ्लो चार्ट बता रहा हूं, कंपनी तक कैसे लाऊंगा अभी आपको, अभी यहां से शुरू करा है आपका, अब कंपनी तक लाऊंगा अभी आपको, अभी 10 मिनट रुको, ये क्लियर बात। बट पार्टनरशिप की भी अपनी लिमिटेशन थी, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, पता है क्या लिमिटेशन थी, एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी, क्या, एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये थी कि बैंकिंग बिजनेस यदि आप करते तो मैक्सिमम कितने पार्टनर, ध्यान है, पहले पता है, नहीं 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 नहीं, नहीं। वो तो 200 और वो सब नहीं आएगा, 10 पार्टनर पहले, अमेंडमेंट से पहले। अभी तो अमेंडमेंट करके 464 सेक्शन कंपनीज एक्ट का डाल दिया, वहां पे वो 50 पार्टनर की बात करता है उधर अभी। और नॉन बैंकिंग बिजनेस में स्टार्टिंग में 20 पार्टनर्स की लिमिट लगाई गई। अब आप एक सोचो, जब 1932 एक्ट आया उसमें बैंकिंग में 10 पार्टनर बता दिए और नॉन बैंकिंग में 20 पार्टनर बता दिए। 10 या 20 पार्टनर भी अल्टीमेटली कितनी कैपिटल ले आएंगे, एक लिमिटेड, उसके बाद में उनकी भी कैपिटल खत्म। मान लो अपन 20 लोग हैं, तुम 20 लोग भी घर से पैसा लिया है तो तुम भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में पैसा लाओगे ना, या तुम भी अथा पैसा ले आओगे उठा के जितना चाहो उतना, ऐसा तो है नहीं ना, सेठ आदमी तो हो नहीं तुम, समझ रहे हो मेरी बात। तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में पैसा लाओगे, लाए, इन्वेस्टमेंट करा, अब फिर टाइम बदला, रिक्वायरमेंट बदली, कैपिटल की और नीड हुई, प्रॉफिट की और नीड हुई, रिस्क भी हमारा और बढ़ गया, क्योंकि पहले हमारा रिस्क क्या था, पहले हमारा रिस्क कम था, अब इधर आए तो हमारा रिस्क क्या हो गया, रिस्क हमारा बढ़ गया। तो अब रिस्क के बढ़ने के साथ देखो, पहले तुम्हारा स्मॉल लेवल पे रिस्क था, अब तुम्हारा रिस्क यहाँ, अब ये रिस्क क्या हो गया, ये रिस्क तुम्हारा बढ़ गया। अब इसके बढ़ने के साथ में क्या हुआ, इसके बढ़ने के साथ में तुम्हारा जो कैपिटल था, नंबर ऑफ पार्टनर थे, ह्यूमन रिसोर्सेस थे, टेक्नोलॉजी थी, प्लांट मशीनरी थे, इनकी सबकी और जरूरत पड़ी। तो अब उस समय में एंट्री मारी किसने, एंट्री मारी ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर यहां पर क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पर आकर हिंदुस्तान में सबसे पहला अपना जो लोकेशन थी कंपनी की वो स्टैब्लिश की थी गोवा के अंदर, सबसे पहले गोवा में। और गोवा में वो कंपनी ने अपनी लोकेशन को स्टैब्लिश करके वहां पे अपना मार्केट स्टैब्लिश करके और ऑल ओवर इंडिया इन्होंने बिजनेस किया बॉम्बे की तरफ से।
गोवा, गोवा से बॉम्बे की तरफ से कैलकाटा मद्रास होते हुए ये लोगों ने पूरा वेस्ट बंगाल तक अपना बिजनेस चलाया, पूरे ऑल ओवर इंडिया। समझ रहे हो आप मेरी बात? और उसकी वजह से हमारे इंडिया में क्या एप्लीकेबल हुआ? कंपनीज एक्ट 1956 आया है वहीं से। क्यों? क्योंकि इस कंपनी के ऊपर कौन सा वाला एक्ट एप्लीकेबल होता था? इस कंपनी के ऊपर एक्ट एप्लीकेबल होता था ब्रिटिश कंपनीज एक्ट, जो अभी भी यूके के अंदर चलता है। समझ गए आप मेरी बात? ये ब्रिटिश कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हुआ जो यूके के अंदर चलता है। हाँ बिल्कुल, समझे पॉइंट क्या है? तो ब्रिटिश कंपनीज एक्ट यूके में चलता है, और वो ये कंपनी जो आई थी वो यूके से आई थी, या इंडिया से नहीं आई थी, ध्यान में रखना। अब ये कंपनी जब यूके से आई, ब्रिटेन से आई, तो वहां पे एप्लीकेबल कौन सा था? और इंडिया में भी कौन सा एप्लीकेबल हो गया? मैं यहां पे लिख देता हूं, ऑल्सो अप्लाइड इन इंडिया, बल्कि ब्रिटिश इंडिया लिख देता हूं क्योंकि इंडिपेंडेंट इंडिया पे तो था ही नहीं। अभी क्लियर पिक्चर? अच्छा अब सुनो आगे की कहानी। अब क्या हुआ, पार्टनरशिप से अपन बढ़े इस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे हिंदुस्तान में पैर पसार के पूरे तरीके से हिंदुस्तान को अपनी गिरफ्त में ले लिया। चारों तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस फैला। तो इंडियन लोगों ने अब धीरे 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 किसके साथ में टाई अप करना शुरू करा? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और फिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कानून जो ब्रिटिश कंपनी लॉ था उसको इंडिया में एप्लीकेबल करा, तो लोगों ने यहां पर अपनी कंपनियां बनाना चालू करा स्टार्टिंग में। समझ रहे हो बात? जिन कंपनियों को नाम दिया जाता था, मैं यहां पे लिख रहा हूं जॉइंट स्टॉक कंपनी। अभी जॉइंट स्टॉक, स्टॉक का मतलब पता है क्या था? स्टॉक का मतलब होता था इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर से। तो पता है कंपनी कैसे होती थी? उस कंपनी में मेजॉरिटी जो शेयर होते थे ना, मेजॉरिटी शेयर 50% से ज्यादा, वो 50% से ज्यादा शेयर किसके हाथ में होते थे? अंग्रेजों के हाथ में। अपन इंडियन लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई, तो अपनी कंपनी के जैसे 1 लाख रुपए शेयर कैपिटल रखी, तो 1 लाख में से 60,000 रुपए की कैपिटल किसके हाथ में होती थी? अंग्रेजों के हाथ में। और 40,000 की कैपिटल होती थी हमारे हाथ में। तो अब हमारी कंपनी हमारी होने के बाद भी हमारी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी कंट्रोल किसका था? अंग्रेजों का था। और अंग्रेज उस पर कौन सा एक्ट लगाते थे? ब्रिटिश कंपनीज एक्ट लगाते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी पे लगता था। अब 1947 में जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी गई, सब गए, लेकिन क्या बच गया? कंपनीज एक्ट बच गया, ब्रिटिश इंडिया वाला। और वो ब्रिटिश इंडिया वाला जो कंपनीज एक्ट था, उसको हमने यहां पे किस तरीके से अडॉप्ट कर लिया? एज ए इंडियन कंपनीज एक्ट। तो जो सबसे पहला कंपनीज एक्ट आया था ना, वो आया था जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट, जिसमें अंग्रेजों की बनाई हुई कंपनियां रजिस्टर्ड होती थी ब्रिटिश कंपनीज एक्ट के। समझे अब आप कहानी? फिर जब अंग्रेज लोग गए, हमारा भारत आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद में पार्लियामेंट हमारी अपनी बनी, हमारा अपना लोकतंत्र आया, डेमोक्रेसी आई, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन संविधान आया। उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो चाचा नेहरू, वो गांधी परिवार वाला जो सिस्टम है ना, वो वहीं से बता रहा हूं। वो उस समय की जो जनरेशन थी, चाचा नेहरू, वो चाचा नेहरू जी ने क्या करा? वो चाचा नेहरू जी ने वो कंपनीज एक्ट 1956 बनाया और एप्लीकेबल कर दिया विदाउट एनी अमेंडमेंट इन ब्रिटिश कंपनीज एक्ट। उसमें कोई चेंज ही नहीं किया, वो जैसा था ना उसको वैसे का वैसे लेके और एज इट इज अडॉप्ट कर दिया। किस पे? इंडिया के ऊपर। तो अब समस्या पता है क्या हुई? अब समस्या ये हुई कि इंडिया की परिस्थिति और ब्रिटेन की परिस्थिति में बहुत फर्क था। उन्होंने उसको पहचाना नहीं। किन्होंने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और एज इट इज अप्लाई कर दिया। और जब उसको देखा गया बाद में इंप्लीमेंटेशन करके, तो कई प्रकार की दिक्कत आई। उस 1956 वाले एक्ट को फिर हमने बाद में क्या करा? 2013 में चेंज किया। हमारी किस्मत फिर खराब थी कि 2013 के समय पे भी कौन था? कांग्रेस थी, जब प्रधानमंत्री आपके मनमोहन सिंह जी थे। आ गई बस में। तो कंपनीज एक्ट को बर्बाद करने का पूरा जो जिम्मा जाता है ना, जिम्मेदारी, समझ सकते हो, आगे नहीं बोलूंगा। समझ गए आप मेरी बात? तो पूरा जो कबाड़ा कर रखा है ना कंपनीज एक्ट का, वो एक ही व्यक्ति करके गया। और मजेदार बात बताऊं तुम्हें, थोड़ा सा और हिस्ट्री में जा रहे हो तो 2013 वाले एक्ट का कबाड़ा करने में एक व्यक्ति का हाथ है, वो है राजस्थान का। मैंने, अरे वही तो मैं पूछा हूं। नहीं, अशोक गहलोत नहीं। कांग्रेस के ही है यार, जो मैं कह रहा हूं कांग्रेस का आदमी।
राजस्थान का है, दौसा से सांसद। उस समय वो कॉर्पोरेट मिनिस्टर था केंद्र सरकार में, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में, और उनको पता था कि हमारी सरकार गिरने वाली है, हमारी सरकार तो जा रही है और बीजेपी का जो है वो बहुमत मिल रहा है। दूसरी पार्टी जो निर्दलीय थे वो बीजेपी को सपोर्ट कर चुके थे, तो उन्होंने देखा कि अब ये सरकार तो जा रही है, तो हम एक काम करते हैं जाते जाते, क्यों मैं बताऊं एक चीज और, इसका एक पीछे कारण और था। रॉबर्ट वाड्रा का नाम सुना है? दामाद जी सोनिया गांधी का, रॉबर्ट वाड्रा, जिसकी बीकानेर में कई कंपनियां हैं, फर्जी कंपनियां थी, पकड़ी गई, बंद हो गई वो तो उन कंपनियों को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या करा, वो 1956 वाला जो एक्ट था ना, बिना अमेंडमेंट के और जल्दीबाजी में 2013 में कन्वर्ट कर दिया और पास करा दिया। और जाते जाते कह गए कि बोले साहब देखो हम तो नया कंपनीज एक्ट लिया है। कांग्रेस ने क्या दिया हिंदुस्तान को? नया कंपनीज एक्ट दिया। और उस समय वो नया कंपनीज एक्ट कौन देके गया? हमारा ही एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान सचिन पायलट, उनकी बदौलत ही आया था, जिसके अमेंडमेंट आज तक हम हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये उन्हीं की कृपा और उन्हीं का आशीर्वाद है जो आपको मिला है, और मेरे को आपको भुगतना पड़ रहा है कि मेरे को पढ़ाना पड़ रहा है और आपको पढ़ना पड़ रहा है, वो गलत है, कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि वो जल्दीबाजी का नतीजा था। यदि उसको शांतिपूर्ण तरीके से बनाया गया होता तो इस एक्ट में कमियां नहीं रहती, लेकिन इस एक्ट में कमियां इसी वजह से क्योंकि ये जल्दीबाजी का नतीजा है। अब आई कहानी समझ में आपको? ऐसे ये पूरा एक्ट यूं चलता 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 यहां से यहां तक आया, लेकिन अभी भी हमें ये समझ में नहीं बैठा ये क्या है और ये क्या है, ये गुत्थी नहीं सुलझ पाई अभी भी। बाकी सारा तो समझ गए हम। अब बताता हूं ये मैंने क्या लिखा था, और जब मैंने ये लिखा तुम्हारे को, तो तुम इसका मतलब समझो कि जब व्यापार बड़ा छोटा होता था, व्यापार में प्रॉब्लम्स कम होती थी, रिस्क कम होती थी, कैपिटल कम होती थी, तो वहां पे क्या था कि जो व्यापार की प्रॉब्लम आती थी ना, तो लोग जब खाना खाने बैठते थे ना साथ में, ऐसा समझ में कुछ, तो जब वो लोग साथ में खाना खाने बैठते थे ना, घर में आज भी होता है ना जॉइंट फैमिली में कि रात को जब सब लोग आए थे तो डिनर टेबल पे एक साथ इकट्ठे बैठते हैं परिवार वाले, या जमीन पे चटाई बिछा के बैठ जाते हैं, दरी बिछा के चटाई बिछा के सारे एक साथ इकट्ठे। वैसे क्या होता था पुराने टाइम में भी बैठते थे, और वो फिर क्या करते थे यार अच्छा अब तुम्हें एक लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, एक्सपेरिमेंट करके देखना। हालांकि अभी शादियां बंद हो गई, किसी के घर में शादी हो ना, तो आपके पापा जिन अंकल से बात कर रहे हो ना, थोड़ी देर 5, 10, 15 मिनट उनकी बातें सुनना। क्या बात करेंगे पता है? क्या बात करेंगे जनरली? वो ऑनलाइन क्या बात करेंगे तुम्हारे पापा लोग, बताओ? करेक्ट, बिजनेस की बात। वो थोड़ी देर तुम्हारे बारे में बात करेंगे, हमारा बेटा तो पढ़ता ही नहीं, हमारी बेटी तो पढ़ती नहीं, पता नहीं क्या करेंगे, जिंदगी खराब कर रहे हैं अपनी, ये वो। थोड़ी देर तो दूसरे अंकल से तुम्हारी तारीफें करेंगे। फिर क्या होगा? अरे यार भाई साहब आजकल बिजनेस में क्या चल रहा है, आ गए अपनी बात पे, बस फिर तुम बाढ़ में जाओ। पास हो फेल हो अंकल को कोई मतलब नहीं। अब अंकल अपने लग रहे, अरे यार वो माल बोला था उसको भेजा ही नहीं, यार वो जीएसटी बढ़ गया, यार ये हो गया, यार ये तो गवर्नमेंट ने लोन ही नहीं दिया, यार गवर्नमेंट ने रेटें बढ़ा दी, बैंकों ने, वो अपना रोना रो देंगे फिर। और जब तक खाना खत्म हो गया, लास्ट में एंड तक नहीं आएंगे गाड़ी तक, गाड़ी में भी विंडो, भाई साहब वो मेरे को बताना फोन करके आप उसका क्या है ना, हाँ मैं यही होता है बता दो, नहीं होता तो एक्चुअली कल मैंने तुम्हारी क्लास इसलिए ली, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज भी नहीं है, बट फिर भी घर पे रहूंगा तो ज्यादा बीमार हो जाऊंगा, इसलिए मैंने कहा तुम्हारे साथ चलो, जैसे जैसे पढ़ाएंगे जैसे भी होगा। चलो सुनो, तो बात वो यही करेंगे ना एट द एंड तक में, मानते हो ये बात, एग्री करते हो? बस वो यही था, वो ये परंपरा जो आई है ना खून में, वो यहीं से ही आई है अंग्रेजों से। पुराने समय में क्या करते थे, हम लोग सारे टेबल पे बैठ जाते थे और जो व्यापार की प्रॉब्लम होती थी उसको हम आपस में वहीं के वहीं डिस्कस करते थे। क्यों? क्योंकि हमारा व्यापार क्या होता था, छोटा, कैपिटल कम होती थी, प्रॉफिट कम होता था, रिस्क भी कम होता था। बट आज की तारीख में हम वो टेबल पे बैठ के सारा डिस्कशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि समय के परिवर्तन के साथ में क्या हो चुका, ये सारी चीजें बड़ी हो चुकी। अब आपको क्या चाहिए? बोर्ड मीटिंग। अब आपको क्या चाहिए? शेयर होल्डर्स की मीटिंग। आपको प्रॉपर एक जगह चाहिए, आपको प्रॉपर डेटाबेस चाहिए, आपको प्रॉपर टेक्नोलॉजी चाहिए। उसके बाद में आप क्या कर पाओगे, उसके बाद में आप मीटिंग कर पाओगे, वरना आप मीटिंग नहीं कर सकते। अब ये हो गया। आज एक बात बताओ, मुकेश अंबानी भी कहीं किसी शादी में तो जाता ही होगा, वो क्या बात करता होगा, बोले यार ये हमारे बेटे को लगाया है अभी बिजनेस पे, जियो का डायरेक्टर बनाया है, पता नहीं चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा, बना तो दिया डायरेक्टर। ऐसा वो किससे, रतन टाटा से बात कर रहे हैं सर, ये बात करते हैं वो, उनको कुछ मतलब नहीं है। क्यों? उनकी समस्या बिजनेस की इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है,
क्या? खाना खाते समय उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाना असंभव है। समझ रहे हो बात? उसका सोल्यूशन कहाँ निकलेगा? जब वो टाई वाई लगा के सूटेड बूटेड होके और एकदम कहाँ बैठेंगे? मीटिंग में। हाँ सर बोलिए क्या था? ये था, अच्छा ऑडिटर को बुलाओ, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, उनका सोल्यूशन तब निकले। उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट हुई? उसके लिए रिक्वायरमेंट हुई हमारे को एक एसोसिएशन की, और उस एसोसिएशन को हमने नाम क्या दिया? कंपनी नाम दिया। अब तुम्हें बताता हूं, ये दो जो शब्द मैंने तोड़े ना, एक और एक दो, ये दोनों अंग्रेजी भाषा के शब्द नहीं है, ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड है। कॉम और पेनिस ये लैटिन लैंग्वेज के शब्द हैं, ये इंग्लिश के नहीं है। इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसका मतलब होता है साथ साथ खाना खाना। अभी जैसे मैं बोलता हूं ना कि सर प्लीज आप भी शेयर करो ना, सर मैं वो है ना मूवी जा रहा था, आप भी चलो ना, मुझे कंपनी मिल जाएगी। तुम्हें कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड मिलेगी कि पब्लिक लिमिटेड? मुझे कंपनी मिल जाएगी मीन्स साथ। सर मैं अकेला बोर हो रहूंगा, साथ में बोर होंगे। मूवी ऐसी थी, समझ लो। बोले मैं अकेला खर्चा करता, अब मेरा खर्चा शेयर हो गया आपके साथ, और मेरे को कंपनी भी मिल गई आपके साथ। साथ मैं किस पे वजन डाल रहा हूं? साथ। साथ साथ पे क्यों वजन डाल रहा हूं? इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि ये चीज समझानी है। तब तुम्हें ये साफ साफ समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ। डन, चले आगे। अब आओ तीसरा कॉन्सेप्ट, लिखो डेफिनेशन ऑफ कंपनी। ऑनलाइन तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यस सर। पक्का समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, मैं कभी भी पूछ लूंगा किसी का नाम भी लेके ऑनलाइन में, बेटा बताओ। इसीलिए जो नहीं समझ में है अपना पूछो क्वेश्चन कि सर ये वापस समझाओ, ठीक है? बेटा एक इसमें चीज नोट कर लेना। चलो तुमने डेफिनेशन लिख लिया क्या? चलो कोई बात नहीं, हम लिख लिया तो एक बाद में लिखवा दूंगा इसके बाद। सुनो, पहले अभी लिखना मत, पहले जो समझा रहा हूं वो समझ लो, फिर मैं लिखवाऊंगा तब लिख लेना। पहले समझने का काम करो। डेफिनेशन ऑफ कंपनी। अच्छा साहब, हमारे को कंपनी की डेफिनेशन कहां दी गई? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में। एक बात याद कर लो आज ही, हाँ ये मेरे पूरे कोर्स का कवाड़ा करेंगे। मैं कुछ चीजें ऐसे राज बोल के बताना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसको राज को राजू बना दिया। तो तुम ऐसा मत करो, अभी शुरुआत है, मुझे लंबा जाना है आगे तक। रुको, तुम अभी कबाड़ा कर दोगे तो फिर क्या मजा आएगा? कोई बात नहीं। देखिए आप सभी लोग ध्यान रखना कि सर हमारे को जितनी डेफिनेशनल पार्ट है ना कंपनीज एक्ट में, जितना डेफिनेशनल पार्ट है वो कहां दिया हुआ है? वो दिया हुआ है सेक्शन 2 के अंदर। कंपनी, डायरेक्टर, ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, या तुम्हारा कोई अदर कोई वाइंडिंग अप है, डिसोल्यूशन है, अकाउंट्स है, या फिर डिविडेंड, सब चीज कहां दे रखी है? डन। फिर बोलिए ये क्या है? ये सब सेक्शन है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर और डेफिनेशन कटी हुई। ये तो ये वाला जो है ना, ये वाला ये पार्ट है डेफिनेशन। ये जो है ना डेफिनेशन ऑफ, डेफिनेशन ऑफ ये कहा आएगा? ये आएगा यहां पे। समझ गया बात? अब जब डेफिनेशन ऑफ सबसेक्शन 20 क्या बोलता है? समझ गए आप मेरी बात? अब तुम्हें मैं सेक्शंस को एक बार रीड करना सिखा देता हूं, कैसे रीड करा जाता है प्रॉपर्ली। हालांकि अपने कोई काम का नहीं, लेकिन फिर भी सीखो। इसको कैसे पढ़ोगे? सेक्शन ए, सॉरी सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 सब क्लॉज, ये क्लॉज, और ये हाँ ये है सेक्शन फैमिली, ये है पापा। बाकी सबको सेव करके चल रहे हैं, देख लो डब्बे में बंद करके। आप छोटे थे जब आपको बचा के इधर चलना, कहाँ इधर चल जाता बार बार?
तो ये वही है, तो बोलते हैं बार डब्बे में चल, बाहर कैसे निकल जाता है, समझ रहे हो। तो ये क्या है, ये है पापा, समझ गए। तो समझ गए, ये है श्रीमती जी। फिर इसके बाद में श्रीमान और श्रीमती जी के ये 2 बच्चे। यहां से सरकार ने कॉन्सेप्ट बनाया था हम 2 और हमारे 2। सरकार के दिमाग में जो आइडिया आया था ना, हम 2 हमारे 2 वाला, वो यहीं से आया था। अब आई बात समझ में, उसका ओरिजिन पॉइंट भी ये था। अब आज ये नई राज की बात और पता लग गई तुम्हें। चलो, तो अपने क्या सीख लिया सर, पहली चीज क्या है, सेक्शन, दूसरी चीज क्या है, सब सेक्शन, तीसरा क्या है, क्लॉज। इधर लिख देता हूं, क्लॉज, राइट। और फिर क्लॉज का छोटा भाई, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कंपनी की डेफिनेशन। देखो जी, कंपनी की जो डेफिनेशन है उसमें क्या लिखा गया, अ कंपनी, अभी लिखना मत, एक बार पहले समझो, इज रजिस्टर्ड अब सुनो ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है। देखो ये बोलता है, कंपनी की जो डेफिनेशन दी, वो डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में। क्या डेफिनेशन दी सर, कंपनी का मतलब क्या है, एक वो कंपनी जिसको कि आपने क्या कराया हो, मीनिंग का चौथा पॉइंट देख लो, अपन ने क्या लिखा था, रजिस्टर्ड लिखा था सबसे लास्ट में, विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। जिसको कि हमने रजिस्टर्ड कराया कहां, या तो कंपनीज एक्ट 2013 में, या प्रीवियस कंपनी लॉ। That association or that company is called as a company, कहां पे, अंडर द कंपनीज है, सीधी सिंपल डेफिनेशन है। तब लिखो, कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी which is registered, which is registered under the Companies Act, which is registered under the Companies Act 2013 और ऑनलाइन लिख रहे हो बेटा, ऑनलाइन लिख रहे हो क्या बेटा? यस सर। ठीक है, यस सर, यस सर। क्या लिखा अपन ने, विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ लिखा बेटा, खत्म हो गया काम, डू डन डन, डन डन डन। तो 2 चीजें क्या सीख गए अपन, एक तो मीनिंग और एक डेफिनेशन। अब डेफिनेशन पूछे आपसे तो आपके पास में दिमाग में तुरंत ये डायग्राम आ जाना चाहिए, सर कंपनी विच इज रजिस्टर, इधर लिखा था अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और इधर क्या लिखा था, एनी अदर कंपनी लॉ। अब ये नहीं लिखना एनी अदर कंपनी लॉ में क्या था, बोले 1956 था, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट था, कि क्या था, हमारे भले से कुछ भी हो, बढ़ में दे। हमें एक बात ध्यान रखनी, क्या इधर इस हाथ पे तो क्या कंपनीज एक्ट 2013 और इस हाथ पे क्या एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, खत्म, कहानी हो गया, बस ज्यादा दिमाग लगाना, फुल स्टॉप, गेम ओवर। अब क्योंकि देखो मैंने तुम्हें पैटर्न समझाया था तुम्हारा एग्जाम का, उसमें एमसीक्यू सवाल बन सकता है, तो वो आप, अच्छा एक बात और बता दूं तुम्हारे को, इतने बेहुदा सवाल देगा, इतने बेहुदा मतलब इतने इजी, इतने, तुमको बेहुदा का मतलब क्या लगा, बहुत टिपिकल, समझ में नहीं आ रहे, एबीसीडी ऑप्शन एक जैसे वो ना, अरे इतना आसान जिसकी कोई लिमिट नहीं। कैसा, फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी मीन्स अ कंपनी डैश, पहला रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, दूसरा रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ,
तीसरा बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव, नो नेगेटिव मार्किंग, जय माता दी, सी आंसर, बोथ ए एंड बी अबव। तुम कहोगे बोले सर ऐसा, मजाक कर रहे हो आप, कोई बात, मेरा ये सवाल याद रखना, 1 महीने के बाद मैं तुम्हें पेपर दिखाऊंगा, जो भी मुझे मिल जाएगा, जून वाला यदि मिल गया तो वो, और नहीं तो दिसंबर तो मेरे पास लैपटॉप में पड़ा है अभी भी। अभी दिखाने का मतलब नहीं क्योंकि तुमने टॉपिक ही नहीं पढ़े, तो अभी तुम समझोगे नहीं क्वेश्चन क्या आंसर क्या। लेकिन जब तुम 1 महीने में 1-2 यूनिट खत्म कर लोगे ना, फिर तुम्हें दिखाऊंगा, फिर मैं नहीं बोलूंगा आंसर, सर सी आंसर है, सर सी आंसर डन, ये जय माता दी, सी आंसर, लेट्स रॉक, तुम्हारे घर में रोटी चाहिए मुझे, बस तुम वो हो जाओगे फिर। तो हकीकत बता रहा हूं, तुम आज का क्लास रिकॉर्ड चल रही है मेरी, आज की क्लास ध्यान रखना, तुम रिकॉर्डिंग चल रही है पूरी, आज की क्लास देख लेना। ऐसे फुद्दू सवाल पूछेगा, लेकिन वो फुद्दू कब है, जब तुम पढ़ के गए बस। और सर कितने रिवीजन, 2-5, 1, सिर्फ एक रिवीजन ढंग से, मैं नहीं, तुम अपने एंड पे 1 रिवीजन लगा के गए हो ना, तो तुम क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करोगे यूं। और नहीं ट्रेलर देखना हो तो बुलाऊं ऊपर से एक बच्चे को, बोलो जिनको मैं पेपर दिखा चुका हूं, वो खुद बोलेगा यहाँ पे, समझ रहे हो बात। ये चीज मेरी मान के चलना, इसलिए तुमको बोल रहा हूं कि तुम घर पे जाके है ना शॉर्ट नोट बनाओ, उससे तुम्हारे जो एमसीक्यू का प्रॉब्लम आता है ना, मेरे को बच्चे कई बार बोलते हैं सर है ना एमसीक्यू सवाल के लिए सर हमारे को क्वेश्चन बैंक दे दो ना, मैंने कहा चल ठीक है, एक काम करता हूं, तेरे को 1000 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक ला देता हूं, एक भी सवाल नहीं आया तो इसमें से, बोलो, गारंटी है। लेकिन सवाल कहां से आएगा, इसकी गारंटी है। तो इसलिए तुमको बोल रहा हूं, तुम जितना लिख लिख के याद करोगे ना, जितना लिख लिख के याद करोगे, मैं तुम्हें सही बोल रहा हूं, ट्रस्ट करो मेरी बात पे, तुम्हारे लिए चीजें बहुत लाइट हो जाएगी। तुम्हें ऐसा लगेगा सर इंटर का लॉ ऐसा लगा नहीं जैसा दूसरे लोग बोल रहे थे, और फिर तुम दूसरे लोगों को दिखाओगे, बोले देख कितना आसान था, क्या तेरे को नहीं है, क्या सीएमए करेगा फिर। लेकिन जब तुम अपनी खुद की मेहनत करोगे उसके बाद, पहले नहीं कि कहीं जाके आज ही बोल दो इधर कंपनी कहां से है बता, भाई हिंदुस्तान सबसे पहली कंपनी कौन सी आई थी, पागल तेरे को पता ही नहीं, छोड़ आए वहां आ जाओ हमारे साथ पढ़ बैठ के तो पता लगेगा। गलत बात, ऐसे नहीं। देखो जो शक्तियां आपके पास में है ना, चाणक्य नीति एक बात बोलती है, दूसरे को दिखाओ मत, सीधा। चीते को शिकार करते देखा है, टाइगर को, चीते को, शेर को नहीं देखा, आज यूट्यूब पे घर पे देखना, मजाक वाली बात नहीं कर रहा हूं, सीरियसली बोल रहा हूं, चीज समझो जो बोल रहा हूं। तुम मेरे बारे में जानते हो, जानते हो क्या, नहीं पता ना, बढ़िया है, दी बेस्ट है ये तो। नहीं मैं रिकॉर्ड बनाई, रिकॉर्डिंग बनाई है, 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे पास। आई एम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन द वर्ल्ड, आई एम ओनली द पर्सन इन दिस अर्थ, यस, who wrote more than 30 books at the age of 30। गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, एक प्रेसिडेंशियल अवार्ड है राष्ट्रपति का, एक स्टेट लेवल अवार्ड है, 20 एशियाई कॉन्टिनेंटल कंट्रीज के अवार्ड है, जिसमें भी कोई बंदा नहीं है जिसने 30 साल की एज पे 30 से ज्यादा किताबें लिखी हो। यूट्यूब और मीडिया सर्च कर लो जाके। अब आया समझ में तुम्हें? सीपीटी 2 बार फेलियर हूं, लेकिन सीए फाइनल का एग्जामिनर हूं, समझ रहे हो। इंडिया का जो लार्जेस्ट मोटिवेशनल चैनल है यूट्यूब पे, जो स्टॉक नाम सुना हो किसी ने, उसका भी स्पीकर रहा हुआ। टेडेक्स मेरा नेक्स्ट ईयर प्रपोज्ड है, आई एम रांची के अंदर। और जिस समय मैं जो स्टॉक कर रहा था, फैब 2021 था कि 20 था, मेरे को एग्जैक्टली नहीं ईयर ध्यान है, स्लिप हो रहा है, 20 था शायद मेरे हिसाब से, फैब 2020 में हुआ था जो स्टॉक मेरा। उस समय मेरे साथ जब मेरा शूट चल रहा था, लेफ्टिनेंट कर्नल आर निम्बोरकर, जो कि अजीत डोभाल के जूनियर है। अजीत डोभाल कौन है? इंडिया का एनएसए है,
आई बात समझ में। और जो नरेंद्र मोदी का खास है आज की डेट में इंडिया की सिक्योरिटी पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से, वो इधर मेरे साइड में बैठे हुए थे। एक दूसरा, तुमने नाम सुना हुआ होगा सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार, वो भी उसी लाइन में बैठे हुए थे जहां स्टेज पे मैं बैठा था मेरी शूटिंग के लिए। दो नाम। तीसरा अनुराग कश्यप फिल्म प्रोड्यूसर, वो भी उसी लाइन में थे, समझ रहे हो। और एक पद्मश्री थी स्पोर्ट्स पर्सन, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं भूल रहा हूं। वो पैरालंपियन है और वो पद्मश्री है, मेरे को उसका नाम स्लिप हो रहा है दिमाग से। वो भी हमारे साथ उस दिन, उसका भी शूट था। और आनंद कुमार जी से, और ये जितने मैंने तुम्हारे को बताया ना, जितने स्टार से, आई एम नॉट द स्टार, आई एम नॉट क्लेमिंग आई एम द सेलिब्रिटी और द स्टार। यदि ऐसा होता तो मैं यहाँ नहीं होता अभी, मैं कहीं और पढ़ा रहा होता, अच्छे कॉलेज में, अच्छे इंस्टीट्यूट में। बट मैं चुप रहता हूँ आम इंसान की तरह। तुम्हें लगता है मेरी शक्ल को देख के? नहीं लगता ना। यूट्यूब छानोगे तब तुम्हें पता लगेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे किससे पढ़ रहे हो। ये चीज मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन तुम्हें एहसास कराता हूं, बस यही तुम्हें करना है, बोलना नहीं। बोलोगे सामने वाले को पता लग जाएगा कि ये काम करेगा। सामने वाला कॉम्पिटिटर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करके तुम्हें मारेगा, तो बेटर है चुप। इसलिए मैंने तुम्हें बोला यूट्यूब पे चीते को देखना। चीता पहले पीछे जा, कुत्ते को देखा है शिकार करते हुए, बिल्ली को देखा है, सारे जानवरों की एक जैसी आदत है, नहीं तो आज जाके देखना। वो पहले पीछे जाएगा, पीछे, बहुत पीछे जाएगा, और बिल्कुल चुपचाप बैठ जाएगा, कई घंटों तक बैठा रहेगा और सीधी नजरें लगा के यूं यूं, ठीक है। इधर हिरण है, गाय है, सांबर है, भैंस है, जो भी जानवर है ना जंगल के, वो सब इधर उधर यूं घूमते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये मरा हुआ है, उनको ऐसा लगता है मरा हुआ है, कुछ नहीं करेगा। और फिर जैसे उसके पास में वो हिरण आता है ना, गया, बस। तो क्या क्लेम करना है? 3 चीजें, नजर, खबर, सबर। 3 चीजें सीख ली ना लाइफ में, ऊपर तक जाओगे। ऊपर तो जाओगी, ऊपर तक जाओगे, लेकिन समझ गए ना। ये 3 चीजें सीखी तो क्या? नजर, सामने वाला क्या कर रहा है, खबर, वो क्या करने वाला है, और सबर, रुको उसको करने दो, फिर अपना एक्शन अपन लेंगे। बैट्समैन पहले बैट घुमा देता है बॉल आने से पहले, गई फेंक, ऐसा नहीं। बॉल आती है, वो क्या करता है, सबर, फेंकने दे, फिर नजर, फिर खबर, और ये शॉट, ये गया 6। और जैसे उसकी नजर चूकी, खबर और सबर है, नजर चूकी दुर्घटना घटी, वो कहते ना नजर हटी दुर्घटना घटी, वो वाला सिस्टम हो। ये 3 इंपॉर्टेंट है, सीख लो लाइफ में, एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रोफेशनल। नजर, सामने वाला क्या कर रहा है, तुम्हारा कॉम्पिटिटर जिससे तुम compete कर रहे हो। खबर, क्या करने वाला है, तुमको नहीं बता, उससे जानना है, उसको नहीं बताना हमने क्या करना, उसकी जानो। और फिर हैव पेशेंस, शांति, देन अटेम्प्ट, तब होगा तुम्हारा। ये बोलती है चाणक्य नीति। आ गई बात समझ में? तब तुम आगे की तरफ जाओ, राइट। अब ये सब चीजें छोड़ो, अब भूल जाओ जो मैंने बताया उसको, ठीक है ना। कौन हूं मैं, क्या हूं, उसको सबको साइड में रख दो, मुद्दे की बात पे आ जाओ। मैं तुम्हारा टीचर हूं, फिलहाल तुमको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये बात समझ में आई क्या अपने को? यहां तक में क्लियर है फंडा? अब मैं जो तुम्हारे को एक चीज नोट कराना चाह रहा था ना एमसीक्यू के पर्पज से, वो तुम नोट कर लो एक बार ऑनलाइन। बेटा नोट करो आप भी, और मैं लिख देता हूं इस पे। वो जो हिस्ट्री वाला था ना, उसमें से एक पॉइंट लिखवाना जरूरी है तुम्हारे को, क्योंकि हो सकता है उस पर पूछ ले यार कोई सवाल, इसलिए लिख लो। बस ये लिख लो, खत्म, इतना सा। डन। ये मैंने इसलिए लिखवाया तुम्हारे को अभी, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे से सेक्शन ए या सेक्शन बी में जो छोटा सवाल आ रहा है 1-1 नंबर का एमसीक्यू टाइप, उसमें तुम्हारे से पूछ ले कि व्हाट इज द मीन ऑफ द टर्म कॉम,
या व्हाट इज द मीन ऑफ टर्म पेनिस, तो फिर तुमको वहां पे से टिक करना पड़ेगा ना आंसर छाट के, इसलिए तुमको मैंने ये लिखवाया है जानबूझ के। बाकी तो ठीक है, वो हिस्ट्री छोड़ो, जो अपन ने हिस्ट्री की बात करी ना वो ओल्डन टाइम वाला, वो कोई काम का नहीं है, उसको एक बार नोट्स में से पढ़ लेना जब नोट्स मिल जाए। लेकिन ये काम का है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि तुम्हारे सेक्शन ए या सेक्शन बी में इस पे से सवाल बन सकता है, इसलिए मैंने तुमको लिखवाया, राइट। बाकी क्या करूंगा कल अगली क्लास में, कल शुरू करेंगे अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। 2 दिन लगेंगे उसमें, अपने को 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी में, क्योंकि 10-11 पॉइंट है उसमें, तो इसलिए वो टाइम टेकिंग चीज है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन यदि 6-7 नंबर का आएगा तो कम से कम तुम्हारे को 10 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे, तो इसलिए 10-11 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैं कल और परसों के लेक्चर में कवर करूंगा। देन आफ्टर अपन आगे कवर करेंगे द टाइप्स ऑफ कंपनी, ठीक है।